अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। एक छोटी सी बात थी जो कल मैंने पढ़ी। अच्छा। और वो ये थी कि जब भी आप किसी के हवाले से कोई चीज़ प्रूव करना चाहते हो या अपने आप को कभी भी प्रूव करना चाहते हो तो कॉल से नहीं अमल से कीजिए। काम करके दिखाइए, खुद ही प्रूव हो जाएगा। बहस करने की और आर्ग्यूमेंट करने की और लोगों से गुफ्तगू करके उन्हें दलील के जरिए कायल करने की बार बार अक्सर औकात ये होता है कि लोग दलील से नहीं समझते हैं। ये तो है। तो जब वो नहीं समझ रहे तो बस फिर आप उनसे कहें ओके ठीक है, थैंक यू, आप सही थे, आप अपना काम करते रहिए। और जब आप काम कर लेंगे तो फिर वो मामला खुद ही सामने आ जाएगा कि हाँ यार ये तो जो शख्स ये कह रहा था बात वो कर दी उसने और ये पूरी हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कॉल और फेल में इसीलिए तो कहते हैं कि फेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉल से। हाँ वो भी कहते हैं कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये तजाद जो है ये बड़ा गड़बड़ कर देता है लोगों के लिए। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये छोटी सी बात थी जो कि हमने बताई आपको कि भाई कॉल से ज़्यादा अमल पर तवज्जो दीजिए। ये नहीं हो कि आप कॉल ही छोड़ दें, मतलब बताना ही छोड़ दें, बात करना ही छोड़ दें। कॉल से आप अपना इरादा भी एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों को कि मैं ये इरादा रखता हूँ ये काम करने का। लेकिन अगर आपका कॉल कोई नहीं मान रहा, वक्त ज़ाया मत कीजिए, कोई मसला आगे बढ़िए। हाँ आगे बढ़ें और अपने कॉल के बजाय फिर अमल पर तवज्जो दीजिए। जो दुनिया आपको कह रही होती है कि ये नहीं हो सकता या आप नहीं कर सकते या ये चीज़ गलत है, वो चीज़ उस वक्त साबित हो जाएगी जब आप वो काम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारी आज की आगाज़ की बात। अब ज़रा आपको मौसम बताते हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तानी सियासत में जो भूचाल आया हुआ है। पाकिस्तानी क्या दुनिया की सियासत में भूचाल आया हुआ है। सियासत में तो भूचाल ही भूचाल। हाँ दुनिया की सियासत में भूचाल है। आपको लेकर चलेंगे रशिया की तरफ डायरेक्टली और मेहर बुखारी वहां से हमें अपडेट करेंगी कि वो बताती क्या है हमारे पास। लेकिन मैं जब तक मौसम की तरफ चले जाऊं और बताता हूँ कि जी मौसम की क्या सूरत हाल है। लगाइए जी हमारी जो स्लाइड है उस पर आ गया जी मौसम। और सबसे पहले है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में है कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है जी कराची में 17 और 31 तक पहुँच गया है टेम्परेचर। भाई 31 गर्मी हो गई है। एक तरफ रशिया और एक तरफ कराची, दोनों अपोजिट चल रहे हैं मामला। क्योंकि वो जो कराची वाले हैं वो कह रहे हैं हम हुकूमत के साथ बस बॉर्डर लाइन पर हैं। बिल्कुल। और रशिया वाले कह रहे हैं आओ दावत में आओ। उन्होंने टाइमिंग एंगेजमेंट की एक्सटेंड कर ली है। बिल्कुल। तो ये दोनों मामला बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। कराची के बाद है जी पेशावर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोयटा में है कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये है जी सूरत हाल हमारे मौसम की। मौसम के बाद हम देखते हैं कि अगर रशिया से हमारा राब्ता हो गया है तो फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान की सीनियर सहाफ़ी और हम न्यूज़ की एक ज़बरदस्त आवाज़ महर बुखारी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम महर साहिबा। वालेकुम सलाम अवैस, गुड मॉर्निंग टू यू एंड शिफा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप बताइए आपकी तरफ जो मॉर्निंग है या जो वक्त है वो क्या है और कैसा है और क्या इस वक्त का मौसम है? कपड़ों से तो लग रहा है कि बड़ी शदीद सर्दी है। अवैस दर्जा हरारत या सियासी तौर पे बहरहाल दोनों पॉलिटिकल टेम्परेचर भी और एक्चुअल टेम्परेचर भी इट्स फ्रीजिंग, दोनों फ्रीजिंग है अभी। इवन एज वी स्पीक अभी बर्फ़बारी फिर शुरू हो गई है। ऑन एंड ऑफ इधर बर्फ़बारी रहती है। -4 के अंदर भी कल हमने रिपोर्टिंग की है और काम किया है। इट इज़ एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुली कोल्ड। मैं शिफा को भी कल रात गई बता रही थी। और अभी सुबह इधर हुई है, हम 2 घंटे आपसे पीछे हैं। अभी ऑफिशियल सारी लाइट्स बंद हुई हैं शहर की, वरना ये रात गए तक सुबह तक लाइट्स ऑन रहती हैं। बहुत खूबसूरत ये शहर है, मगर इट इज़ गोइंग थ्रू एन अनप्रेसिडेंटेड चेंज राइट नाउ। जिस तरह आप जानते हैं रात गए बल्कि सुबह 5 बजे रूसी सदर प्यूटन ने मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस कर दिया, लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन का यूक्रेन डॉनबास एरिया के अंदर, ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर। मगर उसके बाद एक इमरजेंसी, एक ऑलरेडी ऑन गोइंग यूक्रेन की रिक्वेस्ट के ऊपर इमरजेंसी सेशन जारी था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसके अंदर एकदम हीटेड डिस्कशन स्टार्ट हो गई। और हमने देखा कि एक पॉइंट के ऊपर बल्कि यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव और रशियन फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान तल कलामी भी हुई। मगर इधर सूरत हाल गंभीर है, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 48 घंटों से ये कहा जा रहा था कि पीस कीपिंग ऑपरेशन किया जाएगा यूक्रेन के अंदर, मगर अब ये मिलिट्री ऑपरेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। सो ये यकसर मुख्तलिफ है और पूरी दुनिया जो पहली सैंक्शन स्लैप ऑन कर रही थी अब वो मज़ीद एक्शन लेने का सोच रही है।
बिल्कुल सही है। अच्छा महर साहिबा, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर मौजूद हैं और बड़ा ये अहम दौरा है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और सदर पुतिन और इस हवाले से वहीं पर शिश्त बांध कर वो लोग खड़े हैं। किस तरह से रिसेप्शन मिला उनको, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। वैसे तो टीवी पर हमने देखा, लेकिन आपकी अपनी क्या ऑब्जर्वेशंस थी उस रिसेप्शन के हवाले से जो वज़ीर आज़म खान साहब को कल मिला? शिफा, मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि आज सुबह जब आप दोनों ने मॉर्निंग शो का आगाज़ किया है, दुनिया अक्सर मुख्तलिफ है, नौयत बदल गई है वज़ीर आज़म के इस दौरे की। कल रात से आज सुबह तक नौयत टोटली बदल गई है। इट इज़ सो अनक्लियर कि आज सुबह तक जब हम मैसेज कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोकल टीम्स को, इधर देयर इज़ कंप्लीट साइलेंस। आप ये जहन में रखिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान डायरेक्ट इन्विटेशन ऑफ द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इन्विटेशन पे इधर आए हैं और इस सराहा जा रहा था, हिस्टोरिक तारीखी ये विजिट है। उनका इस्तकबाल भी बेहतरीन था, उनको गार्ड ऑफ ऑनर कल दिया गया, उधर से भी हमने लाइव रिपोर्टिंग की। मगर अब ये जहन में रखिए कि अब ऑफिशियली जंग छिड़ गई है। अब ऑफिशियली जो पहले मुबहम बात थी या अनश्योर बात थी, अब अच्छा, हमारा राब्ता महर से जरा मुनक़ता हो गया, हम महर को दोबारा ट्राई करते हैं। अब और अक्सर बदल गई है नौयत। अच्छा, आ गई है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मैं जी महर जी आई एम बैक हेयर। मैं आपको बता रही थी अवैस और शिफा कि अब इसेंशली जो यानी कि जो यूक्रेन का स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री साथ है यूएस नेटो का होना, उसकी थ्रेट परसेप्शन शायद बहुत ज़्यादा है उससे कि जो मॉस्को पहले हमें रिवील कर रहा था। यानी कि मॉस्को की सिक्योरिटी रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं, इसलिए मिलिट्री ऑपरेशन जो है, टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन, जिसको इधर के सदर कह रहे हैं कि हम टेक ओवर नहीं करेंगे यूक्रेन को, वो इसलिए आगाज़ हुआ है बिकॉज द रेड लाइंस हैव बीन क्रॉस्ड। अब हमारे वजीर आजम इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इधर उनसे सवाल पूछे जाएंगे, मीडिया भी पूछेगा। एक तो उन्होंने एक बहुत बड़ा रशियन चैनल को इंटरव्यू अपना कैंसिल किया है। अब मजीद उनसे अगर मीडिया पूछेगा कि यूक्रेन के ऊपर आपकी क्या पॉलिसी है, ये तो जंग छिड़ गई है, आप क्या करेंगे, ही विल हैव टू अ वेरी केयरफुल लाइन। यानी कि वो जवाब उनको बेहतर है कि ना दें, क्योंकि हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इधर उनको ये क्वेश्चंस अवॉइड करने पड़ेंगे क्योंकि अब ऑफिशियली वेस्ट कह रहा है कि जंग छिड़ गई है। दिस इज़ वॉर in Moscow right now, and the interesting part is right now we don't know कि जो आज सुबह की रीत सेरेमनी से स्टार्ट होना था वज़ीर आज़म का दौरा, अभी 9 बजे हम सब मीडिया को लेके जा रहे हैं उनके होटल में। ही इज़ इन अ बबल, मगर पहले वो रीत सेरेमनी होगी, उसके बाद हम उनकी सदर पुतिन से एक तवील नशिस्त है, उसके बाद फिर उन्होंने इधर एक मस्जिद में जाना है, रशियन फेडरेशन की जो मेन मॉस्क है इधर, उसके मुफ्ती से मिलना है, और उसके बाद उनकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है ऑन एनर्जी इशूज़। हमारी पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बुनियाद रखी जा रही है। तो ये आई डोंट नो, मैं अभी आपको इस पॉइंट पे सुबह 8:30 बजे मॉस्को से ये नहीं बता सकती कि स्केड्यूल में कुछ चेंज होगा कि नहीं, क्योंकि सूरत हाल अक्सर बदल गई है। बिल्कुल सही है। अच्छा महर, ये भी बताइएगा कि वहाँ पर जब आप पहुंची और कल से जब आप सब कुछ ऑब्जर्व कर रही हैं, 1-2 दिन आपको वहाँ हो गए, क्या वहाँ पर वो ये तासुर दिया जा रहा था वहाँ की हुकूमत की जानिब से या वहाँ की पब्लिक की तरफ से कि बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, या उनको भी इस चीज़ की तशवीश थी कि हमारा मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क को एक तरह से इन्वेट करने जा रहा है? अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त सवाल है ये शिफा आपका। मुझे ऑन ग्राउंड जो है ना वो दोबारा से हमारा राब्ता, नाजरीन वाकई सिचुएशन बदल भी गई है वहाँ पर। और जी मैं इधर ही हूँ शिफा। मैं आपकी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, उनको कहें खुदाया ना कॉल करें, हम लाइव ट्रांसमिशन में हैं। तो ये राजा साहब को कहते कॉल ना करें, हम मॉस्को से लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, वो डिस्कनेक्ट करते हैं हमें। मैं आपको बता रही थी कि अक्सर इधर के जो लोग हैं ना, मेरे सामने भी अभी मौजूद हैं, ये डिस्कनेक्टेड हैं। इन अ वे लाइफ एज यूजुअल चल रही है, इधर होटल्स खुले हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, सब कुछ खुला है, लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इधर के लोगों को लगता है मुझे कि सियासी तौर पे या तो इतनी आगाही नहीं है या वो अपना राइट नहीं समझते। सदर पुतिन की बहुत लाइकिंग है सेंट्रल मॉस्को के अंदर, पीपल लव हिम, मगर ज़्यादा पॉलिटिकल राय मुझे इधर लगता है कि लोग देना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। मेरी कुछ इनके रशियन जर्नलिस्ट से बात हुई जिन्होंने कहा हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मगर इसके यक्सर ऑपोजिट 180 डिग्रीज पे इधर की अशराफिया है, जो इनका लोअर हाउस है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो रशियन एलीट है जिस पे सैंक्शंस भी लगाई गई हैं ईयू की तरफ से, दे आर वेरी मच ऑन बोर्ड विद दीज डिसीजंस। पार्लियामेंट ने भी इंडोर्स किया है सदर पुतिन के इन एक्शंस को, इस पहले वाले एक्शन को भी और इस एक्शन को भी। कल तक यूक्रेन के अंदर इमरजेंसी नाफिज हो गई थी, अब वो भी अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहे हैं।
सिचुएशन इज़ वेरी फ्लूइड, इट कैन गेट आउट ऑफ हैंड, मगर एक कॉमन रशियन जो है मुझे लगता है कि उसको गर्ज या ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से। दे या तो अनकंडीशनली सपोर्ट इनकी प्यूटिन ने 2007 में भी म्यूनिख में बताया था कि इनकी रेड लाइंस क्या है। इस मंडे को भी पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी तकरीर में बताया कि हमारी सिक्योरिटी रेड लाइंस क्या हैं। ये नहीं हो सकता कि यूक्रेन में नेटो और अमेरिका अपने मिसाइल्स और अपने मिलिट्री जो इक्विपमेंट हैं वो उधर नस्ब कर दें, क्योंकि अगर हमें इससे कोई अटैक हुआ तो हम कहाँ जाएंगे। उसने अपने सारे लोगों को रशिया में कहा, आप खुद सोचिए हम कहाँ जाएंगे, वी हैव नोवेयर टू गो, सो पीपल डू सपोर्ट हिम, द पार्लियामेंट हियर सपोर्ट्स हिम। सही। अच्छा, अब दूसरी बात ये भी हो सकती है ना कि वो जो लोग हैं जिनके बारे में आप कह रही हैं कि वो शायद पॉलिटिकली इतनी राय नहीं रखते या एक्सप्रेस नहीं कर रहे, मे बी वो लोग साथ हों इस चीज़ के, और चूंकि अभी वो सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशंस वहाँ पर लॉन्च हुए तो इसीलिए शायद उनका वो जज्बा और वो जो उनकी फीलिंग है वो अभी नज़र ना आ रही हो। मे बी खुदा ना खास्ता अगर प्रॉपरली ऑफेंसिव दोनों तरफ से लॉन्च होता है तो फिर शायद वहाँ पर जज्बात ज़्यादा तौर पर सही तौर पर जो आम आवाम है उसके नज़र आना शुरू हों। इधर जो अमूमी राय पाई जाती है एक कॉमनर की, वो ये है कि हम सकाफ़ती एतबार से, ज़बान के एतबार से, तारीख़ के एतबार से एक ही यूक्रेन और रशिया इज़ वन एंड द सेम। दिस इज़ एग्जैक्टली जो सदर प्यूटिन ने भी कहा था अपनी तकरीर में। सो द कॉमन रशियन डज फील दैट, मगर उनका ये मानना है कि यूक्रेन हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द वेस्ट। अपने इन्फ्लुएंस में अमेरिका ने उसको अपना स्टूज बना लिया है, वेस्टर्न फेसिंग डेमोक्रेसी हो गई है। ये तनाज़े पिछले 8 साल से चल रहा है। पहले 2004 में हमने ऑरेंज रेवोल्यूशन देखी, 2014 में ऑफिशियल हमने ये तनाज़ा छिड़ते देखा फिर रशिया और यूक्रेन का, और तब 8 साल से इशू चल रहा है कि ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस डोमिनेटेड मुल्क बनता जा रहा है जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर इधर जब नेटो की, अमेरिका की जब मिलिट्री प्रेजेंस आ जाएगी वो हमारी सिक्योरिटी को डायरेक्ट मुतासिर करेगी। तो एक कॉमनर ये महसूस करता है और उसका ये गिला रहता है कि ये यूक्रेन शुड नॉट बिकम स्टूजेस। अब मैं अपनी ज़बान में बात कर रही हूँ आपसे, इनके फौजी लोग जो हैं सिक्योरिटी के, वो मुझसे आके बात करना शुरू हो गए। मैं आई एम ऑन लाइव टेलीविजन, आई नो सर, आई एम जस्ट ऑन लाइव टेलीविजन राइट नाउ, दिस इज अलाउड, वी टुक परमिशन। ओके, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, शिफा इसको देख भी लो। जी जरूर, बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए जी हमारा कैमरा। हाँ ठीक है, दे आर कंसर्न्ड ओवर द लोकेशन प्रोबब्ली। वीडियो इंस्टाटिव प्रोहिबिटेड, ओनली टेलीफोन, ओनली टेलीफोन। आप देख रहे हैं ओवरऑल मैं आपको सच बताऊं तो हमें रिपोर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इधर, इवन दो इनकी इतनी हाई सिक्योरिटी का इशू होता है, मगर इधर कोई दिक्कत नहीं हुई। मगर ये बार बार आ जाते हैं, ये कहते हैं कि अपना कैमरा इधर से हटाओ, कैमरा हाथ में पकड़ लो, मगर बहरहाल इधर हमें रिपोर्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जिस तरह हम बड़े हुए हैं, फाइन चलें जी। और कोई सवाल है या मैं इधर से ट्राइपॉड लूं, वरना ये मुझे बिल्कुल ठीक है महर साहिबा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, और सिचुएशन बाद में ज़रा क्रिटिकल सी हो गई क्योंकि उनके फौजी आ गए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप ट्राइपॉड वगैरह ना लगाएं, सिर्फ मोबाइल अपने हाथ में रखकर रिपोर्टिंग करें। तो हमें बता रही थी मॉस्को की सूरत हाल, और ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि वहाँ पर अनाउंस कर दिया है उनके सदर पुतिन ने कि वो टारगेटिंग ऑपरेशंस करेंगे वो यूक्रेन, और आप देखते हैं कि वहाँ पर जो इस दौरे की सिचुएशन है वो क्या होती है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ खबरों से आपकी वाकफियत करवाते हैं, और एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है। पाकिस्तान के गुलकार, अजीम गुलकार अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब की जो बेटी हैं, पाकिस्तानी विजुअल आर्टिस्ट लारेब अता, और उनकी टीम ने ऑस्कर और बैफ्टा अवार्ड्स 2022 के लिए नामजदगी हासिल कर ली है। जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की जो हालिया फिल्म थी नो टाइम टू डाई, वैसे नाम इनके बड़े अजीब से होते हैं। नो टाइम टू डाई, नो टाइम, मरने का टाइम नहीं है मेरे पास, अनदर डे टुमारो, पता नहीं है मरने का टाइम नहीं है भाई, जरा बाद में आना। ये क्या बात हुई भाई, लेकिन चलो खैर ये एक अलग बात है। तो अब ये जो नो टाइम टू डाई है उसके हवाले से इन्होंने काम किया था, और इस सीरीज़ की जो 94वीं एकेडमी अवार्ड के लिए नामजदगियां हैं वो कौन सी हैं? बेहतरीन ओरिजिनल सॉन्ग की, बेहतरीन सॉन्ग भी है अलग, फिर उसके बेहतरीन विजुअल इफेक्ट समेत 3 नामजदगियां हासिल की हैं। और फिल्म की जो विजुअल टीम है उसमें
पाकिस्तान की जो नौजवान आर्टिस्ट हैं लारेब अता, वो भी शामिल हैं। वो फिल्म की जो है वो डिजिटल कंपोजिटर हैं और इसके अलावा इस टीम ने बाफ्टा 2022 में बेहतरीन स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स की नामजदगी भी हासिल की है। ऑस्कर और बाफ्टा अवार्ड की तकरीबात मार्च 2022 में मुनक्किद होंगी और लारेब अता का ताल्लुक जो है वो ईसा खेल से ही है, क्योंकि ज़ाहिर जब ईसा खेल से उनके अब्बू हैं तो ईसा खेल से ही हुई। और दुनिया की वो नौजवान जो फीमेल विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट में से एक हैं और हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है। गॉडजिला है, उसके अंदर एक्स-मैन है, मिशन इम्पॉसिबल है, फॉल आउट है, इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने काम किया। सभी सक्सेसफुल बड़े और दुनिया में वेव्स पैदा करने वाले सिनेमा इंडस्ट्री में उस पर इन्होंने काम किया है। गुड जी, गुड, जबरदस्त, शाबाश गर्ल, क्या बात, बहुत जबरदस्त काम किया। लेकिन जाहिर है वो दैट इज कमिंग फ्रॉम द फैमिली ना, वो टैलेंट तो फिर वालिद साहब से आ रहा है, तो उसमें तो बात तो सही, इसमें कोई शक नहीं है कि अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब भी पाकिस्तान का बड़ा नाम और दुनिया में भी उनकी बड़ी इज्जत है। लोग बड़े एहतराम से उनके गाने सुनते हैं, कमी इज्जत मतलब बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। कहना मैं ये चाह रही थी, वो जुमले दोनों मिक्स गाने सुनते हैं नहीं, उनको बड़ा रिगार्ड करते हैं और बड़े शौक से गाने सुनते हैं, ये था तो क्योंकि वो जो एक लेजेंडरी स्टेटस होता है वो उनको हासिल है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। अगली खबर पर चलते हैं जी, बताइए जी दुनिया में और क्या रहा है? दुनिया में तो पता नहीं क्या हो, दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है वैसे, उस पर तो मैं अभी कमेंट नहीं करती, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। लाहौर के बाद जो है वफाकी जो हुकूमत है उन्होंने इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों के बच्चों को खैराती इदारे से खाना खिलाने का बंदोबस्त कर लिया है। ये प्रोजेक्ट पहले लाहौर में नाफिज हुआ और वहाँ के तमाम स्कूल्स तो वो नहीं क्लेम करते, लेकिन चंद स्कूल जो हैं वो इस इदारे के थ्रू जाहिर है वहाँ पर खाना जाता है। और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब जो है उन्होंने इस्लामाबाद में स्कूल में जो खाना प्रोग्राम है उसका इफ्तिताह किया है और वही निजी खैराती इदारा जो लाहौर के 25 स्कूलों में लंच फराहम करता है अब इस्लामाबाद में 100 स्कूलों के 25,000 बच्चों को रोज़ मुफ्त खाना खिलाएगा। और आप इन विजुअल्स में ये चीज़ देखिए, जो सबसे अच्छी नोट करने वाली बात है वो ये है कि इन विजुअल्स में खाना जो प्लेट बनी हुई है वो एक जिसको कहते हैं ना बैलेंस्ड मील या बैलेंस्ड डाइट, उसमें अच्छा खासा खाना, ये जान छुड़ाने वाली चीज़ नहीं की कि भाई चावल का डब्बा पकड़ा दो या चिकन का पीस डाल दो, मतलब अच्छा खासा खाना उसमें नजर आ रहा है। और हुकूमत ने इस खैराती इदारे को लाहौर के बाद इस्लामाबाद में खाना फराहम करने की सिर्फ इजाज़त दी है, कोई फंड्स वगैरह फराहम नहीं किए, फंड्स वो खुद जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें वफाकी हुकूमत की फंडिंग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ज़रूर इजाज़त तक उनका अमल दखल रहा है। लाहौर में 2019 से 100 तालीमी इदारों के 23,000 तलबा को यही खैराती इदारा मुफ्त खाना फराहम कर रहा है और गुज़िश्ता 2 सालों में फ़ी साल तकरीबन 14 करोड़ रुपए का खाना जो है वो फराहम किया गया है। और यही वो काम है कि जो बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये दुनिया में तो होता है, दुनिया में बच्चों को स्कूल की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से दी जाती है मील्स दी जाती हैं। यहाँ पर असल में मसला ये है, वज़ारत तालीम का भी यही कहना है ना कि जो गरीब घरों के जो बच्चे हैं तो उनको वालिदैन स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेज देते हैं क्योंकि उन्होंने वो इनकम जनरेट करनी होती है और जो लोगों को जो बच्चों को स्कूल भेजता है उनको फिर मसला ये होता है कि बच्चे चूंकि गरीब खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके घरों में खाने का इंतजाम वो होता नहीं है, तो फिर इसीलिए ज़रूरी है कि उनको वो दिया जाए खाना ताकि वो जब स्कूल आए तो पढ़ सकें, क्योंकि वरना उनकी एनर्जी इतनी डाउन होती है, लथार्जिक, वो नींद आई हुई बच्चों को। और सिर्फ खाना ही नहीं होता, स्कूलों में फिर और भी बड़े खर्चे होते हैं, इसलिए भी फिर जो गरीब माँ बाप हैं वो इस चीज़ के लिए रिलक्टेंट फील करते हैं कि अपने बच्चे को आप स्कूल भेजना, मतलब यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, किताबें, खाना, कन्वेंस, जूते, फिर स्पोर्ट्स की जो हल्की फुल्की एक्टिविटीज है, जाहिर है बच्चा है वो ख्वाहिश। भाई बहुत महंगी है स्कूलिंग, बहुत महंगी है स्कूलिंग और तालीम जो है ना वो एक बिजनेस बनकर रह गई है। इस बिजनेस में कुछ करना चाहिए। मैं अवैस मतलब जिस दिन हमारी जो हुकूमतें हैं, कोई भी हो, PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, जिस दिन कोई भी हुकूमत ये प्लान लेके आ गई कि पाकिस्तान के हर बच्चे को आर्टिकल 25A है हमारा या 25 है गालिबन, उसके तहत फ्री स्कूलिंग मिलेगी अक्रॉस द बोर्ड। नहीं वो तो कानून तो है, कानून है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको वो फंड्स चाहिए, वो रिसोर्सेज चाहिए। जिस दिन भी पाकिस्तान के बजट में तालीम के लिए इतने फंड्स अलाउड हो गए और ये मंजूर हो गए, उस दिन के बाद से उस पार्टी के लिए और उस जमात के लिए, उस हुकूमत के लिए मेरा वोट ता हयात रहेगा। मतलब मैं उसी को वोट दूंगी जिसने तालीम के लिए ये काम कर दिया। फिर तो ना ही समझे ना ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इतना वो काम जो कह रही हैं आप, ये नहीं होगा कि सारे बच्चों के लिए मेरी ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है, सेहत कार्ड आया ना उसके बाद अब अगला टारगेट ये तालीम कार्ड होना चाहिए भाई, अब तालीमी बात होनी चाहिए। बहरहाल आपने पंजाब से खबर दी, मैं आपको एक और खबर देता हूँ। पंजाब पुलिस बड़ी फिर कुछ कर तो नहीं दिया, ताबड़तोड़ पुलिस है, बड़ी कुछ कर तो नहीं दिया पुलिस है। मैं बताता हूँ आपको, पुलिस एहलकारों की ऑपरेशंस करते हुए या मुल्जिमान के पीछे भागने की दौड़ने की वीडियो तो सामने आती रहती है, लेकिन पंजाब पुलिस के एहलकारों की एक ऐसी वीडियो सामने आई है कि जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है और इसमें आप देख सकते हैं कि स्टेज पे पंजाब पुलिस के चंद एहलकार जमा हैं, जिनमें से एक एहलकार बॉलीवुड के गाने पर कर रहे हैं। तो सुनवाई दिखाए ना जरा दिखा दे भाई, दिखा दे, चलो
ये अच्छा फुल स्टाइल है भाई। अच्छा अब क्या मूव्स है, बिल्कुल क्या लचक है, एक पाँव दूसरे पाँव को फॉलो कर रहा है, मतलब तो क्या बात है। टैलेंट है ये, अभी हर एक शख्स ये नहीं कर सकता है। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इन एहलकारों के इर्द गिर्द कोई आला अफसर मौजूद नहीं है और वो तमाम चीज़ों से बेखबर होकर डांस अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। पुलिस एहलकारों की ये वीडियो जो है ये वायरल हुई है तो सारिफीन जो है वो हैरत का भी इज़हार कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अच्छा है, कुछ कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता इनके बारे में कोई एक्शन ना हो जाए कि ये क्या डांस अल्लाह ना करे कि हो जाए। देखें उनकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हुआ, एक हर इंसान जो है वो फन थोड़ा सा चाहता है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट चाहता है। हमारी पुलिस जिस हाल में काम करती है और जिस लिमिटेड फंड्स में काम करती है उनको तो सलाम देना चाहिए, सलाम पेश करना चाहिए और उनको असल में वो तमगे मिलने चाहिए। भी कभी-कभी सलाम करने का दिल चाहता है, वो भी बहुत सारे मामलात हैं, हर जगह होते हैं। अगर एक आदमी का पेट भरा हुआ होगा ना, हमेशा मेरी बात होती है, तो वो कभी किसी चीज के लिए रिश्वत नहीं मांगेगा, कभी किसी नहीं, मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ। बहुत बड़े जो हमने जो कल सीखा था क्या था, क्रिप्टोक्रैट जो है वो क्या करते हैं, उनके तो पेट भरे हुए होते हैं, उनके पास तो दौलत ही दौलत होती है, इतनी ज्यादा क्लेप्टोमेनिया की आदत होती है ना। पुलिस वालों का सिलसिला मेरा ख्याल है वो डिफरेंट है, लेकिन ये है कि ये तो मजा आ गया वैसे देख के, और हम नाज़रीन इनको ढूंढ रहे हैं और हम प्रोग्राम पे इनको लेकर आएंगे। नहीं अगर इनको कोई ना हो गए हो बस ये है। नहीं अल्लाह ना करे इनको मुअत्तल ना कीजिएगा। देखें हर इंसान के अंदर एक सॉफ्टवेयर साइड भी होता है और ये पुलिस की तरफ से ये जाना जरूरी है, ताकि लोग जो कहते हैं कि पुलिस वाले तो बड़े खराट किस्म के होते हैं और बड़ा ही सख्त रवैया होता है, तो ऐसा भी होता है, वो भी इंसान है। चले जी, अब आपको मैं बताता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, वो है जी यूजलेस प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, बहुत सारे यूजलेस प्रोजेक्ट्स होते हैं दुनिया में और वो बनते हैं तो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, लगता है कि भाई क्या कमाल चीज़ बनने जा रही है और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट ये बनेगा, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट बन जाता है उसके बाद पता चलता है कि यार इसमें तो ये बड़े बड़े मसाइल थे और उसकी वजह से जो है वो ये प्रोजेक्ट फेल हो गया या कंसर्न्स लोगों के ऐसे होते हैं। तो यूजलेस प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है जी। लेकिन यूजलेस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में ही बहुत सारे मौजूद हैं, ये हमने इंटरनेशनली ढूंढे हैं, ठीक है। पाकिस्तान वाले जो है वो भी हम आपको किसी दिन बताएंगे। कराची में तो 2-4 मैं अभी खड़े आइडेंटिफाई कर दूं। वो एक वो बना था फवारा सी व्यू पर, दुनिया का सबसे बड़ा फवारा, वो भाई फवारा था, वो क्या हुआ, उसमें मट्टी पड़ गई होगी, पता नहीं क्या पानी निकलता पता नहीं क्या हुआ, बस गायब हो गया। तो बहरहाल इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपको बताता हूं मैं कि बुरी तरह नाकाम होने वाले ये प्रोजेक्ट्स हैं। अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद ये प्रोजेक्ट जो है वो नाकारा है, किसी काम के नहीं है। नाकारा तरीन मंसूबों में से जो है वो कुछ का जिक्र हम आपसे करते हैं। सबसे जो पहला नंबर है वो है इंटरस्टेट H3 मंसूबा हवाई। 26 किलोमीटर लंबा एक हाईवे है, अच्छा। जो कि अमेरिकी रियासत है हवाई, अच्छा। उसके 2 शहरों होनोलुलु और ओहायो को मिलाता है और उसके मुकम्मल होने पर $1.3 बिलियन खर्च किए गए थे। उनका जो बनाने का जो पहला मंसूबा था वो 1960 में बनाया गया था, अच्छा। और उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि यहाँ पर मौजूद अमेरिकी नेवी को अपने 2 बेसिस के दरमियान सफ़र करने में मुश्किल पेश आई थी। तो हाईवे को बनाने का ऐलान हुआ, वहाँ पर मकामी लोगों ने एहतजाज किया कि अगर हाईवे बनी तो इनके इलाके की जो खूबसूरती है वो ख़राब हो जाएगी। फिर मामला संगीन हुआ, मनसूबे पर काम 26 साल तक रुका रहा। 1989 में फिर माहौलियाती कवानीन में खुसूसी तब्दीली करके इस हाईवे पर दोबारा काम शुरू हुआ। 1997 में पहली बार उसे उन मुल्कों में भी ऐसा होता है हमारी तरह जी। और अब मकामी लोग उसे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनका मानना यह है कि ये हाईवे जो है वो इनकी इबादत गाहों को गिराकर बनाया गया और इसने सारा मामला खराब कर दिया। क्या बात देखिए आप। दूसरे नंबर का मंसूबा, हाँ दूसरे नंबर का मंसूबा है जी एक एयरपोर्ट, और वो स्पेन का सियुडाडी आवर सेंट्रल एयरपोर्ट है। बड़ा अजीब सा नाम है, सियुडाडी आवर सेंट्रल एयरपोर्ट। और सयाहों की और बढ़ते मुसाफिरों की तादाद से मैड्रिड का पहले से जो मौजूद एयरपोर्ट था वो छोटा पड़ गया था, जिसकी वजह से शहर के एक नए एयरपोर्ट की तामीर का जो मंसूबा है वो बनाया गया। इसी सोच के तहत सियुडाडी आवर सेंट्रल एयरपोर्ट तामीर किया गया और मसला तब पेश आया जब पता ये चला कि $1.2 बिलियन के खर्च से बनने वाला सियुडाडी आवर सेंट्रल एयरपोर्ट जो है वो सेंट्रल नहीं है बल्कि शहर से 300 किलोमीटर दूर है। तो ये तो एयरपोर्ट सही हुआ, नाम गलत हुआ इसका भाई। नाम चेंज कर देते, नाम तो हमारी तरह प्लानिंग कर रहे हैं। एयरपोर्ट
कॉर्नर एयरपोर्ट, सेंट्रल की जगह सबर्ब्स एयरपोर्ट हो सकता था। अच्छा, सियाहों ने इस एयरपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और कमर्शियल एयरलाइंस ने भी इस एयरपोर्ट के लिए अपनी फ्लाइट के जो ऑपरेशन थे वो बंद कर दिए, क्योंकि उनको भी ज़ाहिर प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, 2009 में बनने वाला जो ये एयरपोर्ट है, इसको 2013 में नीलाम करने की नौबत आ गई बालाखिर। मगर इतना बड़ा एयरपोर्ट वो भी नाकारा, खरीदना किसने था? कोई पागल ही होगा जो खरीदेगा। खैर 2019 में $1.2 बिलियन से तैयार होने वाला एयरपोर्ट सिर्फ $12,000 में नीलाम हुआ। ओए होए, $12,000 में भी खरीदने वाले का पता करवाओ भाई कि ये कौन था। उसने कुछ किया होगा, उसने भी कुछ सोच के इतने पैसे भी लगाए होंगे। इसका तो मेरा ख्याल है कोई $12 भी ना देता। तो ये सिलसिला था। नंबर 3, स्पेन का शहर जो है वेलेंसिया, उसका फॉर्मूला 1 कार रेसिंग ट्रैक जो है, अच्छा, वो 100 मिलियन यूरो से तामीर किया गया था और इस कार रेस ट्रैक को 1 साल में मुकम्मल किया गया। इसका 140 मील का सेक्शन स्विंग ब्रिज पर बनाया गया था और इस ट्रैक के इस फीचर की वजह से फार्मूला 1 ने यहाँ पर 7 साल के लिए यूरोपियन ग्रैंड प्री जो थी उसको करवाने का ऐलान किया था 2008 से 2014 तक। अब हुआ क्या 2008 में यहाँ पर पहली रेस हुई तो कुछ हकायक सामने आए परेशान को। अच्छा, रेस में जो हिस्सा लेने वाले जो ड्राइवर्स थे उन्होंने शिकायत की कि भाई इस ट्रैक के डिज़ाइन में खराबी है और इस ट्रैक पर ओवरटेक करने का मौका नहीं मिलता। एक तो सही है। दूसरी चीज़ ये कि ट्रैक पर काफ़ी हादसात भी हुए। ट्रैक की जो खराबी थी वो देखते हुए फिर फार्मूला 1 ने वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट से जो किया हुआ मुआहदा था वो ख़त्म कर दिया और अब अरबों की लागत से बनने वाला ये ट्रैक जंगल में बदल चुका है। जगह जगह जंगली घास उगाई है और मामला जो है वो बस ख़त्म हो गया। तो बहुत मतलब इल प्लान्ड लोग, कौन लोग हैं भाई? उनको सारी दुनिया में इल प्लान्ड होते हैं। ऐसे उनको कहो हमारी ब्यूरोक्रेसी को ले जाएं अपने पास और वो करेंगे जी अपना जो है सारा सिलसिला प्लानिंग का। अच्छा, चौथे नंबर पे मलेशिया की फॉरेस्ट सिटी है, यानी कि जंगली शहर। ये एक ऐसा बड़ा शहर है जो 4 मसनूई जजीरों पर बना है और सिंगापुर के करीब होने की वजह से ये सरमायादारों के लिए बड़ी बेहतरीन जगह करार दी गई। अच्छा, इसीलिए चीन से आए जो सरमायादार हैं उन्होंने धड़ाधड़ सरमायाकारी की और यहाँ पर अपना पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट की। 80% जगह जो है वो चीनियों ने खरीद ली। अब जो मलाई लोग हैं इससे खुश नहीं थे और मलायाज जो है उनका ख्याल ये था कि ये चीनी कॉलोनी बन जाएगी, तो इसलिए सियासी तौर पर इसकी मुखालफत की गई। और जब 2019 के बाद महातीर मोहम्मद साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने बैरूनी सरमायादारों को फॉरेस्ट सिटी में ज़मीन खरीदने पर पाबंदी लगा दी। अच्छा। और यूं जिस शहर में 7 लाख लोगों ने रहना था वहाँ पर अब बमुश्किल 500 लोग ही रहते हैं। चले, ये तो खैर ये फॉरेस्ट सिटी था ना, शुक्र है ये रावी सिटी नहीं था। रावी अर्बन सिटी होता तो वो बन ही ना पाता, उसमें इन्वेस्टमेंट क्या होती। बहरहाल 5वां जो है मंसूबा दुनिया के नाकाम मंसूबों में जो 5वें नंबर पर है वो मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका का यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। ये एक बेसिकली एक तरह का एक गार होता है जिसको आप न्यूक्लियर वेस्ट डंप करने के लिए, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब बनाया गया था $19 बिलियन खर्च हुए थे। हम IMF से कितने ले रहे हैं? 6 बिलियन। ये 19 बिलियन में इन्होंने बनाया, लेकिन फिर माहौलियाती और सेहत के हवाले से खदशात थे, मंसूबा बंद हो गया है और ये जो है वो निवाडा में था। ये हम भी अपना सेगमेंट बंद करते हैं, बंद करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। लाहौर आजकल पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बना हुआ है, जहां ऑपोजिशन रवा महीने के शुरू से ही तहरीक अदम एतमाद के लिए संजीदा जोड़ तोड़ की कोशिशें कर रही है। कल भी लाहौर में ऑपोजिशन के बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो बैठे, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मुलाकातें हुई, इत्तेहादियों से भी मुलाकातें जारी हैं, आपस में भी मिल रहे हैं। मार्च शुरू होने वाला है, अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी, ये सारे सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कल की मुलाकात में क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब को आप लोगों ने वज़ीर आज़म बनाने की जो खुशखबरी दी है और जो आइडिया दिया है, ये तो कमाल ही कर दिया आप लोगों ने। देखें, इस वक्त अपोजिशन में सबसे मेजॉरिटी पार्टी PMLN है, तो डेफिनेटली PMLN का हक बनता है कि वो उसको जो है उनका लीडर ऑफ द हाउस है, अगर अदम एतमाद आती है और कामयाब होती है तो ये तो एक जमहूरी तरीका भी है और एक प्रॉपर तरीका भी है। मुलाकातें देखें, पहले भी आपके साथ मैंने कुछ अर्सा पहले शो किया था और यही बात हो रही थी लॉन्ग मार्च के हवाले से। अदम एतमाद उस वक्त ज़्यादा वो नहीं था, हम यही अपोजिशन जमात से पहले ही कह रहे थे कि अदम एतमाद की तरफ हमें आना चाहिए, जमहूरी तरीका है। देखिए, हमारी मीटिंग अपोजिशन की मुख्तलिफ़ जमातों के साथ हुई हैं और इत्तेहादी जमातों के साथ भी हुई हैं, और ये इत्तेहादी जमात एक टाइम में हमारे साथ भी इत्तेहादी जमात थी और हमने अपने ताल्लुकात बड़े अच्छे रखे। और आज भी
नून लीग, काफ लीग। कल भी आप देखें परवेज़ इलाही साहब अपनी वफ़द के साथ प्रेसिडेंट ज़रदारी के पास आए, खाना खाया, डिस्कशन हुई, पॉलिटिकल डिस्कशन हुई। दोपहर को शहबाज शरीफ साहब ने खाना किया था जिसमें JUI का वफ़द भी था, पीपल्स पार्टी का भी था। उससे एक रात पहले प्रेसिडेंट ज़रदारी ने खाना किया था जिसमें सारे वफ़द थे। तो ये बातचीत होती रहती है, डायलॉग्स होती रहते हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी लेकिन एलाइज भी तब्दील होते रहते हैं सर। तरीके इंसाफ भी आप लोगों की एलाई थी जब बलोचिस्तान में नून लीग की हुकूमत गिराई आप लोगों ने उनके साथ मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि हमारी एलाई नहीं थी। हमें तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट में उन्होंने वोट भी किया था सलीम मांडीवाला साहब को। तो हम ये नहीं कहते कि FKF भी हमारे साथ थी, तो बाकी जमाती भी आज जो फाटा के मेजॉरिटी मेंबरान है वो पहले भी हमारे साथ थे। हमने तो कभी इनकार नहीं किया और हम बाद में भी इनकार नहीं करेंगे। मैं ये जो चीज़ पूछ रहा था शहबाज शरीफ साहब वाली, तो इसका मतलब है कि आप लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना हो, शहबाज शरीफ साहब नहीं। अगर देखिए अदम एतमाद की अगर तहरीक आएगी तो जो MNA होगा वही बनेगा ना। ऐसा ही है। तो अभी तो नवाज शरीफ साहब MNA नहीं है। हाँ ठीक है, वो तो डिस्क्वालीफाई है, वो जो अभी के लिए है। मरियम साहिबा वाज ओके अबाउट इट। देखें हम तो अपनी पार्टी की बात करेंगे, हम पार्टी टू पार्टी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम शख्सियत से बात कर रहे हैं। सही है। शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट है PMLN के और वो डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब को, मरियम को, हमजा शहबाज को अपनी पार्टी को ऑन बोर्ड लेंगे जिस तरह हम अपनी पार्टी को ऑन बोर्ड लेते हैं। और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब और चेयरमैन बिलावल साहब बात करते हैं, इस तरह बाकी पार्टियों के भी हेड जो बात करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि हमारी भरपूर तैयारी है और इंशाल्लाह हम तैयार है। तो एतमाद लाएंगे कैसे? नेशनल असेंबली का तो हॉल ही तज़ीनो आराइश के लिए बंद है, वो तो 16 मार्च से पहले खुलेगा नहीं और 23 मार्च को उसका जो पहला इजलास उसमें होना है वो OIC का इजलास होना है। तो ये अभी मार्च तक तो नहीं आती, 23 मार्च तक। ये तो आप कह रहे थे जब हम लेके आएंगे तो देखें। नहीं तो हॉल नहीं है तो कहाँ बैठेंगे? हॉल देखें, माजी में जब ये हॉल बन रहा था तो सेनेट का हॉल भी इस्तेमाल हो सकता है उसके लिए, रूल्स में है मौजूद। देखिए आपने यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस कराने के लिए तो हॉल है, सही है, लेकिन एतमाद के लिए हॉल नहीं। वो तो तज़य्युन आराइश हो रही है ना, बाहर से सारे वज़रा आने हैं तो उनकी सफाई सुथराई नहीं। तो सेनेट का हॉल भी मौजूद है। अच्छा चीजें, ये बहाना नहीं हो सकता। ठीक है, जगह का मसला नहीं है, कोई और बहाना आप ढूंढ के दें। होनी कब और कैसे है इसके बारे में अभी तक शशोपंज है, क्योंकि कोई शशोपंज नहीं है। हमने डिसाइड किया हुआ है, टाइम आने पे आपको बता देंगे। लेकिन और पहले पंजाब में होगी या पहले टाइम पे बताएंगे? ये सब टाइम पे पता चलेगा, क्योंकि अभी तक जो कोई बिजनेस सीक्रेट भी होते हैं। लेकिन वो माजी की जो बातें हैं उनको अगर हम मलूज़े खातिर रखें तो सिर्फ बातें और खाने तो होते हैं, लेकिन वो जो अमली एक्शन है वो नजर नहीं आता ना। ये बहुत सारे लोग आप इस दफा मुतमईन होंगे इंशाल्लाह। इस दफा मुतमईन हो जाएंगे, हो जाना है काम, बिल्कुल मुतमईन हो। अच्छा, क्योंकि काफ लीग वाले, अगर हम एलाई की बात करें आप लोगों से, तो काफ लीग एक अहम पार्टी है जिसने पंजाब में भी इनको संभाला हुआ है और वो इधर वफाक में भी इनके साथ है। और मुनिस साहब की जो स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने काला बाग डैम का भी जिक्र किया था, उन्होंने उसमें यही कहा था कि घबराना नहीं है, हम हुकूमत के साथ हैं। उन्होंने कहा था घबराना नहीं है, जैसे इमरान में कहते हैं घबराना नहीं और हम को घबराए हुए रखा हुआ है। हाँ। तो ऐसे शायद मुनिस रही ने भी वही फिक्र। देखें उनके एलाइज हैं, हमारे भी एलाइज थे, हमारे साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे साहब। तो अलाइज तो किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं इसमें। अच्छा, वो चेंज कैसे हो रहे हैं? वो कह रहे हैं पैसा चल रहा है और आप लोगों की तरफ से ऑफरें आ रही हैं। मैंने 2-4 दिन पहले आपके प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, कल भी मैंने उसकी स्टेटमेंट देखी कि 3 मेंबरों को पैसों की ऑफर हुई है। जरा मेंबरों को सामने तो लें और किसने ऑफर किया है तो बता दें। ये जो है ना, ये पॉलिटिक्स में होता है, उनको पता ही ना चल रहा हो कि नाम कौन है, क्योंकि वो तो पार्टी से निकाल देते हैं जब कोई पैसे नहीं पता नहीं है, लेकिन पैसों की ऑफर भी हो गई है और अक़लियत का मेंबर भी है, खातून भी है। अच्छा, हाँ, ये फिर इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें ये चीज़, ये पॉलिटिकल गेम के लिए और बयानात के लिए चीज़ें होती रहती हैं। तो हमने तो पहले कहा 3 नहीं है, ज़्यादा लोग हमारे साथ रब्ते में बगैर पैसों उनके नाम बगैर पैसों उनके नाम बताएंगे जब वो वोट करेंगे। हाँ, तो ये इसी तरह आप नाम बताते हैं, वो बताते हैं। वो कैसे पता चलेगा? डिवीजन होगा, डिवीजन होगा, राइट होगा। ओके, ठीक है। अच्छा, ओके, सही। तो नाम तो कभी भी सामने नहीं आते, आ जाएंगे। अब जब मैं एक राइट पे जाऊंगा या लेफ्ट पे जाऊंगा, सामने पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन वैसे उससे पहले नहीं सामने आएंगे, वो उसी दिन सामने आएंगे। जो आप लोगों ने पंजाब ऑफर की है वज़ीर आला, एक सेकंड, पंजाब से पहले तो जी फ्लोर क्रॉसिंग के जो बने हुए हैं सारे कानून और वो सारी, ठीक है, नसीफा देके दोबारा इलेक्ट होके आ जाएंगे। ये भी सही है, मतलब कानून है तो फायदा क्या है ऐसे कानून का? ये अच्छा है कि हमने जो है वो अपना काम कर दिया, उसके बाद इस्तीफा दिया। नहीं, देखें अगर एक मेंबर है, सपोज मैं एक पार्टी का मेंबर हूं, किसी और पार्टी को वोट कर रहा हूं, तो मैं रिजाइन करके दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा। बात सही है। हाँ, टेक्निकली तो वो हो सकता है। सही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं पंजाब का पूछ रहा था कि पंजाब जो आप लोगों ने ऑफर की है देने की काफ लीग को, किसने कहा? ये सारी खबरें नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई ना, लेकिन यही बात चल रही है कि आप लोगों ने कहा कि अंदर की खबरें, आप जो अंदरूनी खबरें, हमें बहुत अच्छी बात है। हम परसों भी मीटिंग में भी थे और कल भी मीटिंग में थे। टीवी में वो खबर नहीं चल सकी जो अंदर खबरें हुई। अच्छा, तो फेक न्यूज़ चल रही है टीवी पे? नहीं, फेक नहीं, सजा मिल जाएगी आपको। मैं वही तो कह रहा हूं। लेकिन ये है कि हम अच्छी बात है, आप अपने तज्जिया कर सकते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब अंदाजा लगा रहे हैं। काफ लीग के लिए आपके पास ऑफर क्या है?
ये फिर समझ में आया ना, चले पंजाब ऑफर नहीं किया तो कुछ तो ऑफर किया हर होगा। किसी को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, फिक्र ये तो नहीं होगा ना कि आए कौम की खिदमत करें। फजलुर रहमान साहब को क्या मिलेगा ये बताएं। असल में तो गेम उन्होंने शुरू की थी, उनको तो आप लोगों ने दरमियान से निकाल ही दिया है। नहीं, उनके जो फर्जंद हैं वो पार्लियामान लीडर हैं, इसमें नेशनल असम्बली उनकी पार्टी के बाकी मेंबरान भी हैं, तो जरूरी नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, मेरी पार्टी को क्या मिलेगा। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल पार्टी को तो मिलेगा। सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और हंगामा खेजी होने वाली है पाकिस्तान की सियासत में भी। पता जाएगा, लक पता जाएगा, वो कहते हैं जी, लक पता जाएगा जी। अब देखते हैं किसने नहीं घबराना और कौन घबरा गया। बस गेम आसाब की है, जो घबरा गया तो वो धरने की तैयारियां पूरी हैं, फुल टाइम ओके है। आपको भी दावत है कि आप धरना नहीं, अवामी मार्च है, लॉन्ग मार्च है। ये पाकिस्तान की आवाम ने नया पाकिस्तान और महंगा पाकिस्तान रिजेक्ट कर दिया है। हम अपना पाकिस्तान और सस्ता पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए जो है वो आगाज होने जा रहा है। और आपको भी दावत है, आप भी कराची के आए कायद-ए-आज़म के मज़ार से हमारे आएंगे जी, शुरू करते हैं ये जो आपके साथ मामला है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, नूर मुकद्दम का नाम पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है और वो इसलिए है कि एक मासूम लड़की को तशद्दुद करके, सर कलम करके कत्ल कर दिया गया। उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान रहे और फिर उसको जिस बर्बरियत से कत्ल किया गया वो एक अलग ही कहानी है जो कि आम इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। उस केस की नाजरीन आज आखिरी समात होनी है और उस समात में जजमेंट आनी है इस केस की कि क्या ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा होगी या वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे कि वहाँ पर अदालत में हो क्या रहा है। हमारे साथ हम न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद ज़रीफ साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़रीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम जी ज़रीफ साहब, बताइएगा, आप अदालत के बाहर मौजूद हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, कब तक फैसले ने आ जाना है? देखिए, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत है वहाँ पर मौजूद हूँ और आज दिन 1:30 बजे के करीब जो है वो इसका फैसला जो है मुतवक्के है। और नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात की जाए तो इसका जो है वो यहाँ पर स्पीडी ट्रायल जो है वो देखने में आया। यहाँ पर जो है वो 4 माह जो है 8 दिन तक जो है इसकी समाअत जो है उसकी मुकम्मल हुई। 19 जो गवाह थे उनके बयानात भी कलमबंद हुए। इस तमाम सर वाक़े में 20 जुलाई 2021 को ये वाक़या पेश आया था और जिसमें जो है नूर मुकद्दम कत्ल केस का बेईमाना कत्ल जो है वो सामने आया था। जाए वक़ूअ से जो मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, उन्हें पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया था। इस वक्त जो है मरकज़ी मुल्ज़िम जो ज़ाहिर जाफ़र है उन्हें अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में सरकार भी यहाँ पर मौजूद है, वकला की बड़ी तादाद है, मीडिया भी बड़ी तादाद। ज़रीफ साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, तो अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे और मास्क अगर आप थोड़ा सा नीचे करके बात करेंगे तो आवाज आएगी, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में भी बड़ा शोर है, लोगों की गुफ्तगू सुनाई दे रही है। बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं 1:30 बजे तक जो फैसला है इसका वो मुतवक्के है और जो मरकजी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र समेत उनके जो वालिद थे, उसके अलावा जो तमाम मुल्ज़िमान जो पहले बख्शी खाना लाया गया और उसके बाद जो ज़ाहिर जाफ़र है उन्हें यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज मोहम्मद अता रब्बानी की अदालत में पेश कर दिया गया है और 1:30 बजे तक फैसला जो मुतवक्के है इस केस का वो फैसला आज जो है वो यहाँ पर सुनाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मोहम्मद ज़रीफ साहब, आपने वक्त दिया। अब ये 1:30 बजे फैसला आना है और इस फैसले की तरफ नजरें सारी कौम की हैं कि अदालत क्या फैसला करती है, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न बहुत सारे आए इस केस के कभी वो बैठा हुआ आया, फिर कभी वो लेटा हुआ आया और उसके आसाब इतने कमजोर हो गए बेचारे के कि उसकी मेंटल कंडीशन इतनी वीक थी कि वो तो हाथ नहीं हिला सकता, तो कत्ल क्या करेगा। लेकिन जो सारी दुनिया ने देखा कि उसने पहले कहा कि जी मतलब पहले ये मुकदमा बनाने की कोशिश की गई कि इसकी तो ज़हनी सेहत ठीक नहीं है, फिर उसके बाद जब जहनी सेहत के मामले से बात आगे बढ़ी तो फिर उसके बाद कहानी ये आई कि जी नूर मुकद्दम को तो पहले ही किसी ने कत्ल कर दिया था, मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो ड्रग्स के नशे में थी। तो इतने सारे अलग अलग मुतज़ाद बयान जो है वो ज़ाहिर जाफ़र और उसके वकीलों की तरफ से आए हैं कि ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वो कहीं पर टिक नहीं रही बातें। अच्छा, अब एक और चीज़, किसी को फैसला लेने के लिए वैसे यही काफ़ी है
कि वो जो किसी के बयानात इतने तब्दील हो रहे हो, तो फिर जाहिर है ये सब इनमें से कोई एक आधा बयान तो झूठा ही है ना। झूठे तो खैर सारे बयान हैं उसके, लेकिन ये है कि अदालत को चाहिए होता है कि हाँ ये साबित करना है कि जी ये कत्ल इस शख्स ने किया है, क्योंकि जाहिर है जब आप एविडेंस बेस्ड, हाँ एविडेंस बेस्ड, अब वो जो एविडेंस है उसकी क्या पोजीशन है, वीडियो में क्या नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें अदालत देखकर फैसला करेगी। और जाहिर है ये जिसका आप बताया हमें ज़रीफ साहब ने कि भाई ये इतने चंद महीनों में चल के 4 महीने में ये एक स्पीडी ट्रायल हुआ है, होना तो यही चाहिए कि हर केस जो है वो इसी तरीके से तेज़ी से सॉल्व हो, ताकि जो भी इस तरह के जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनके जहनों में ये ना हो कि हम कोई भी जुर्म करेंगे और उसके बाद मुकदमात चलते रहेंगे और कुछ भी नहीं होना। ये जो कुछ भी नहीं होना वाला फिनोमेना है ये ख़त्म होना चाहिए। अब पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मुल्क है अवैस कि जहाँ पर हमें नहीं पता होता, एनीथिंग कैन हैपन, हाँ अनप्रिडिक्टेबिलिटी है हर चीज़ में हमारे यहाँ। तो मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ सुबह से कि नूर मुकद्दम के वालिदैन पर क्या किस कैफियत में होंगे इस वक्त, और इस वक्त से लेकर 1:30 बजे तक जब तक फैसला आ नहीं जाता वो किस कैफियत में होंगे, क्या सोच रहे होंगे। ये सोच रहे होंगे कि शायद फैसला हमारे हक में हो ही ना, शायद वो इंसाफ मिले ही ना। अच्छा, और एक चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ, उम्मीद भी है, फिर बिल्कुल सही है, उम्मीद भी है, बिल्कुल भी है कि हो ये तो जाएगा उसके वालिदैन की कैफियत है। मैं ये सोच रहा हूँ कि साबित हो जाता है मिसाल के तौर पर कि कत्ल किया है ज़ाहिर जाफर ने, ठीक है, जब साबित हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ। मैं हो सकता है मुझे नहीं पता हो, तो आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इस मामले में, मुझे बताइएगा कि इसका मतलब ये था कि जो वकील थे वो भी सब कोर्ट को और जज को गलत गाइड कर रहे थे। उनका तो काम है, मतलब कातिलों को भी तो वकील मिल जाते हैं ना। हाँ, तो ये है बस, तो उनकी कोई सजा नहीं है ना कानून उनकी में, कोई सजा नहीं है, वो तो उनका जॉब है ना, उनकी फीस हाँ, है, उन्होंने फीस लेनी है उसके ऊपर। और बस मैं यही मैं सोच रहा तो था। इस दुनिया में कातिलों को भी वकील मिल जाते हैं नाज़रीन, ये भी आप अपने जहन में रखिएगा कि दुनिया का निज़ाम जो है वो ऐसे ही हवाई चलता है। ये जो मॉरल्स की और हाई स्टैंडिंग्स की बातें हैं ये सिर्फ बातें कभी जो है वो सिर्फ बातें ही लगती हैं। बहरहाल, लेकिन एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो फिर मजीद सेगमेंट्स के साथ आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। झूठी खबरों की रोकथाम के लिए हुकूमत का बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत के गले की हड्डी बनता जा रहा है। सदारती ऑर्डिनेंस तरमीम के हवाले से सहाफ़ती तंजीमें जो हैं उनकी दरख्वास्त की समाअत के दौरान कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को पीका एक्ट के तहत सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया है। दूसरी जानब वज़ीर आज़म ने भी DG FIA को हिदायत जारी की कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए कवायद व ज़वाबित बनाने पर काम जारी है और इन कवायद व ज़वाबित तैयार होने तक किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। फिर MQM से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने भी पीका ऑर्डिनेंस को वापस लेने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है। अब क्या हुकूमत ऑर्डिनेंस वापस लेगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तला जनाब फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ारूक साहब, 2-3 चीज़ें हैं, एक तो वो अदम एतमाद वाला मामला भी है और इमरान खान साहब रूस गए हुए हैं, ये भी है, लेकिन शुरू हम पीका से ही करते हैं कि ये जो पीका का मामला है ये इस कदर कंट्रोवर्शियल क्यों बना हुआ है। मतलब सारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो सब के सब इसके अगेंस्ट हैं, तो ये क्यों इतना कंट्रोवर्सी? नहीं, कंट्रोवर्सी वाला कोई मामला नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर यहाँ तो आप कहें हमारे मुल्क के अंदर कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई कानून नहीं होना चाहिए, सबको आज़ाद कर दें, जिसका जो जी चाहे वो किसी के घर के बारे में बात करे, अखलाकियात से गिरी गुफ्तगू करे, आप उसे कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये तो दुनिया में नहीं है किसी जगह पे भाई मेरे, हर जगह के ऊपर रेगुलेशन है, हर जगह के ऊपर जो है वो कवानीन मौजूद है। इसके अलावा ये जो पीका का कानून है ये तो 2016 में मुस्लिम लीग नून लेकर आई थी। ये सेक्शन 21 एज इट इज़ जो एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अंदर, वो तो उन्होंने बनाया था। हमने किसी किस्म का कोई नया ऑफेंस जनरेट नहीं किया, हमने सिर्फ उसकी नेचर सजा बढ़ा दी, सजा बढ़ाई और उसको नॉन अवेलेबल किया। ये क्यों नहीं, मतलब साफियों वजह क्या है? मैं उसकी वजह बताता हूँ। उस वक्त भी बड़ा शोर वैसे मचाया था। पहले तो ये क्लैरिफाई कर लें कि ये जो सेक्शन 20 है ये कोई जनरल स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सोशल मीडिया पे भी उसी तरह लागू होता है। ये हिस्सा है, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल है। और जो साइबर क्राइम है, आपको सिर्फ कुछ फिगर्स में शेयर करना चाहता हूँ। मुझे आप ये बताएं कि 70% दरखास्तें पिछले 3 साल में जो साइबर क्राइम के हवाले से FIA को मौसूल हुई हैं ना, जो कंप्लेंट्स आई हैं वो इसी सेक्शन 20 के तहत आई हैं। यानी आप देखेंगे कितनी बड़ी तादाद के अंदर साइबर डेफेमेशन हो रही है, साइबर हैरेसमेंट हो रही है, साइबर ब्लैकमेलिंग हो रही है। और बहुत सारे ऐसे ख़ानदान, ये बड़ी आसान काम है कि अपनी स्किन को सेव करने के लिए आप कहें कि जी नामंजूर नामंजूर, लेकिन आपने कभी देखा है उन लोगों को जिन लोगों के घर उजड़ गए, ख़वातीन की डाइवोर्सेस हो गई,
किस तरीके से जो है वो माशरे के अंदर बुराई फैलाई गई। इस हवाले से जजमेंट्स मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब हैं, वो PLD में रिपोर्टेड है, उन्होंने कहा कि ये जो साइबर क्राइम है ये हमारे सोशल फैब्रिक को तबाह करता जा रहा है। बड़ा आसान काम है, आप फोटोशॉप करें, किसी की तस्वीर लगा दें, आप किसी के बारे में कोई मनगढ़ंत खबर जो है वो फैला दें, उसके पास कोई फॉरम भी ना हो जहाँ पे जाके वो अपनी दादरसी कर सके। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप समझ में नहीं आ रही आप ये कहें कि सोनिया ओजन गलियां में कल्ला रांझा यार फिर जो मर्जी आप फैलाते रहें बैठ के। सही। आप वज़ीर आज़म की जो अहलियाँ हैं, खातून अव्वल हैं, बापर्दा खातून हैं, उनका पॉलिटिक्स से कोई जिक्र, कोई ताल्लुक नहीं है, कभी उन्होंने किसी के बारे में आके कोई बयानबाजी नहीं की, आप उनको भी कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। क्या क्या बातें उनके बारे में नहीं करते आप। प्राइम मिनिस्टर के बारे में फैसला साजी के हवाले से जो है वो आप इस किस्म की बातें करते हैं जिनका हकाइक से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो सहाफ़ियों के हवाले से हमने तो तमाम सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, PBA को, APNS को, PFUJs को, सबको इंगेज किया। उसमें हमारी जो बातचीत उनके साथ हो रही है वो बातचीत हमारी एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के हवाले से है, फेक न्यूज़ की डेफिनेशन के ऊपर है। फेक न्यूज़ की डेफिनेशन मैं अभी आ रहा हूँ उस जानिब आ रहा हूँ। थर्डली जो है वो वर्कर्स राइट्स है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, उनकी तनख्वाहों का मामला है, इसके ऊपर बातचीत हो रही और हमारा बड़ा अच्छे माहौल में हमारी गुफ्तगू जो है इससे कबल ट्विटर का माहौल नहीं है, ट्विटर पे अभी बना हुआ है। नहीं उसको दोबारा हम जो है कोशिश करेंगे कि उसको दोबारा जो सिलसिला इस ऑर्डिनेंस के हवाले से रुका है उसमें हमें एतमाद साजी करके उसको दोबारा शुरू करें। फेक न्यूज़ के हवाले से बड़ा एक दोनों जानिब से एक इत्तेफाक इस बात के ऊपर हमारा जो है वो मौजूद है कि फेक न्यूज़ के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब ये तो इत्तेफाक तो मौजूद और फेक न्यूज़ जो है उसकी डेफिनेशन भी उसको डिफाइन भी कर रहे हैं। वो अच्छा, कौन कर रहा है, वो डेफिनेशन कौन दे रहा है? सहाफ़ी बिरादरी दे रही है। कल से ट्विटर पे एक जंग छिड़ी हुई है। सहाफ़ी कह रहे हैं हमने भिजवाई हुई है डेफिनेशन हुकूमत को फेक न्यूज़ की। सुन लें उसमें अर्ज़ गुजारिश ये है कि उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है CPNE है और जो अमेंड है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो न्यूज़ एडिटर्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उस हवाले से जब हमारी उनके साथ निगोसिएशंस चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, उसमें फ़ेक न्यूज़ की उन्होंने अपनी तरफ से एक डिफ़ाइन करके हमें सबमिट किए। हमने भी उसके बदले में उनको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर किया। उसके ऊपर हमने एक नतीजा खेज़ मामले पे पहुंचना था, जो मामला सिलसिला आके इस ऑर्डिनेंस की वजह से अभी कुछ वक्त के लिए तातुल का शिकार हुआ है। लेकिन उसमें डिफाइंड ये है, एक आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है, एक डिस इन्फॉर्मेशन है। मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके पास फैक्ट्स पूरे नहीं थे, आपने एक होती है जेन्युइन गलती, किसी को जेन्युइन गलती हो गई, आपने आपकी इंटेंशन किसी को हार्म करना नहीं है, नुकसान पहुंचाना नहीं है, वो मिस इन्फॉर्मेशन है, उसकी आप तरदीद भी लगा देते हैं, उसकी आप एक माजरत भी कर लेते हैं। एक है डिस इन्फॉर्मेशन जो टोटली फैब्रिकेटेड है, जो किसी को हार्म करने के हवाले से है, जो किसी को नुकसान पहुंचाने के हवाले से है, वो डिस इन्फॉर्मेशन है। और उसको कोई भी शख्स जो है वो उसको आगे जो है वो चलाने के हवाले से तैयार नहीं है, बिल्कुल कोई भी उसके साथ नहीं है। और मैं समझता हूं कि क्या कह रहे हैं कि वो डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फेक न्यूज़ नहीं है। नहीं, डिस इन्फॉर्मेशन इज फेक न्यूज़। नहीं, सहाफ़ियों का क्या मौक़िफ़ है? वो मान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं। उनकी तरफ से ये सबमिट हुई है, जो CPNE अमेंड की तरफ से ये डेफिनेशन आई। डेडलॉक किस चीज़ तो डेडलॉक इस चीज़ के ऊपर नहीं है। डेडलॉक तो हमारी जो मीटिंग्स चल रही हैं वो तो इस ऑर्डिनेंस की बुनियाद के ऊपर हुआ, तो वो हमें एतमाद साजी करके उसको भी जो है वो इंशाल्लाह आगे लेंगे अपनी तरफ से। ये क्या था सिलसिला कि गिरफ्तारी जो है वो बगैर वारंट के हो सकती है, बस बंदा बताना है कि जी इसने व्हाट्सएप पे ये मैसेज लगाया, चलो जी गिरफ्तार करो, ये कौन सी बात है? ऐसा नहीं होता। देखें, होता ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आज तक कितने सहाफ़ी पीका के तहत जो है वो पकड़े गए, मुझे आप ये बता दें। कोई भी पकड़ा जा सकता है ना। हमारी हुकूमत में कितने लोगों के ऊपर जो है वो पीका नाफिजुल अमल हो गया, हमारे ऊपर क्या क्या सख्त तनकीद होती रही, हमारे ऊपर क्या क्या जो है वो मन घड़त खबरें, फेक न्यूज़, हर चीज़ चलती रही है। कितने लोगों के खिलाफ पीका के हवाले से कार्रवाई होगी, कितने लोगों को FIA ने पकड़ के जेल में डाल दिया। सिर्फ कानून को सख्त करने का मकसद क्या था? जो रेशो ऑफ कंप्लेंट्स थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, 70% कंप्लेंट, यानी कि डेटा जो है, कानून का क्या मतलब होता है कि डेटरेंस कायम करना, एक लोगों में खौफ पैदा करना कि यार इसकी अगर ये काम हम करेंगे तो इसकी सज़ा सख्त है। बिल्कुल सही। इसमें किसी के पीछे नहीं आना, को ड्रैकोनियन, जिसको कोई अगर कानून ले आए तो कहते हैं जी ड्रैकोनियन लॉ आ गया। मुझे आप ये बताएं कि कितने लोगों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो तारीख बढ़ी हुई है कि कवानीन मिस यूज़ हुए हैं। वो तो खैर मिसयूज होते हैं, कवानीन हो या ना, 420 का भी होगा और 302 का भी होगा, सब कवानीन मिसयूज हो जाएंगे। देखें, उस मिसयूज अगर मिसयूज होते हैं तो उसके हवाले से भी सजाएं मौजूद हैं। जो मिसयूज करेगा, जो फ्रिविलियस दरखास्तें डालेगा,
उसको भी जो है वो जुर्माने भी होते हैं, सजाएं भी होती हैं। यहाँ सिर्फ अमलदारी का मामला है, अमलदारी आप कायम कर दें, चीजें आसान हो जाएंगी। मतलब अगर मैं कोई व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूँ, देखें यहाँ पर हर तबका ये चाहता है बगैर अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर तबका, अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो कर लिया जाएगा। यहाँ पर हर तबका ये क्यों चाहता है कि मेरे ऊपर किसी किस्म का कानून ना हो, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो चेक ना हो, फिर आप ये भी मुनासिब नहीं है। हम वी आर ऑल फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम आज़ादी सहाफ़त के साथ भी खड़े हैं, हम किसी की आवाज़ भी नहीं दबाना चाहते, लेकिन भाई कोई सर्टन लिमिट्स तो डिसाइड कर लें, कोई आप अपना चीज़ें तो तय कर लें। सही। अच्छा, अभी वही मेरा डर ही नहीं निकला है कि मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, शिफा ने कंप्लेन कर दी, आपने मुझे बगैर किसी वारंट के उठाया और अंदर कर दिया। देखें, जो असल हकीकत है, जो सेक्शन 20 की जो नेचर चेंज हुई है, 2 साल सज़ा बढ़ाई, मजीद इसकी 5 साल की, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस किया नॉन कॉग्निजेबल से, उस वजह से ये नॉन बेलेबल हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, नेचर चेंज की। अब इसमें पहलू क्या है, इसको भी नाफज करने के हवाले से एक SOPs और एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं कि क्या क्या प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो होंगे, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें सहाफियों की भी तजवीज़ आएंगी। हाँ, तजवीज़ आ गई हैं। नहीं, ये नहीं, तजवीज़ अभी तो कोई नहीं आई। ये कोई नंगी तलवार नहीं है कि जिसके ऊपर चाहा आपने जो है वो इस्तेमाल इसको कर दिया। उसकी प्रॉपर जो है वो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ हुई नहीं है तो आप किसके ऊपर कैसे सेक्शन 20 लगा देंगे? तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इट्स अ हेल्दी डिबेट, इसको हमें पॉजिटिव मैनर में लेके चलना चाहिए कि ये रेशो है क्राइम्स की, ये कंप्लेंट्स हैं, इसके ऊपर आगे कैसे डील करना है, कवानीन मौजूद है नहीं मौजूद है। अब मुझे बताएं, तो मतलब अभी तक जो हम सेक्शन 20 के तहत अभी ये सिर्फ 2021 के अंदर आपकी 33,000 दरखास्तें हैं जो सेक्शन 20 के तहत आई हुई हैं, जो कंप्लेंट्स आई हुई हैं, जिसमें साइबर डेफेमेशन है, साइबर हरासमेंट है, साइबर ब्लैकमेलिंग है। अब मुझे आप ये बताएं कि उन लोगों का क्या है जिन लोगों की ये दरखास्तें हैं। सही, और ये साइबर क्राइम विंग भी जो है ये भी अपना काम कर रहा है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये अब एक इट्स अ सीरियस इशू, बिल्कुल सही है, सीरियस मैटर है ये। अब सही है, आप ऐसे आज़ादाना तौर के ऊपर हर चीज़ को विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी रेगुलेशन आप कैसे छोड़ सकते हैं? ये ठीक है, सही है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ एक क्लैरिटी है, वो ये चाहिए कि उन्होंने डिफाइन कर दिया आप लोगों के लिए अपनी तरफ से, और तजवीज़ अभी तक फिलहाल कोई नहीं आई, ऐसा ही है? नहीं, देखें, तजवीज़ से मुराद ये है इसके हवाले से कोई तजवीज़ नहीं है, सेक्शन 20 के हवाले से। अच्छा। बाकी मैंने आपको बताया, तो प्रॉब्लम तो यही है ना, बाकी मैंने आपको बताया कि हम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को हमने एंगेज किया। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि पैमरा के कवानीन है 2002 में बने, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उनकी जो उसमें तजावीज़ थी, उन तजावीज़ को हमने इनकॉर्पोरेट किया। इसके अलावा जो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, जो अखबारात को देखता है, ITNE जो कि सहाफ़ियों की, जो प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी हैं, उनकी जॉब इन्फोर्समेंट को वो देखता है, वर्कर्स राइट्स को देखता है, उसको हम देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आपके इल्म में एक सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिनको तनख्वाही नहीं मिलती। एक कलम की जुम्बश से जो है वो 10-10, 12-12, 15-15 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनको फारिग कर दिया जाता है। तो ये वो तमाम पहलू हैं। इसके अलावा फेक न्यूज़, ख़ास तौर के ऊपर फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर, जो हमारा एंगेजमेंट है सोशल मीडिया के ऊपर, मसलन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यहाँ पर कोई बात होगी तो पैमरा भी मौजूद है, बाकी भी मौजूद है, सोशल मीडिया अनरेगुलेटेड है। आपको जो है वो किसी ना किसी सूरत जो है वो रेगुलेशन के अंदर आप लोग आ जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की रेगुलेशन ही नहीं है। तो हमें तो खुद PBA APNS ने जो है वो लास्ट को 2020 के अंदर, मार्च के अंदर इनकी एंगेजमेंट थी, तो इन्होंने कहा था कि आप इस हवाले से कवानीन जो है वो बनाएं। तो कहने का मकसद ये है कि वो लेटर हमारे पास मौजूद है जो आया हुआ था इनकी जानिब से। तो कोई ऐसा मामला नहीं, हम चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया में जो है उसको सर्टन लेवल पे, तो बस बेसिकली मुद्दा सिर्फ ये है कि कहीं मिसकम्युनिकेशन शायद हुई है, कहीं एक का मैसेज दूसरे नहीं समझ पाए और दूसरे का मैसेज पहले नहीं समझ पाए, बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये क्लियर हो जाएगी तो सिलसिले जो है वो बहाल हो जाएंगे। एंगेजमेंट और बातचीत से क्लियर होती है, वक्त की जरूरत है। अदम एतमाद पे आ जाए सर, उस पे आ जाए, वो बहुत जरूरी है। नहीं देखें, अदम एतमाद में तो खैर, अदम एतमाद तो ये एक दूसरे के ऊपर ही अदम एतमाद करेंगे। बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है? बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये है कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ये तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। अगर इनका दिल का आप हाल देखें, ये तो जो इकट्ठे हो रहे हुए हैं, ये तो एक मुनाफिकत की एक काला मिसाल जो है वो कायम है। बुनियादी तौर के ऊपर दोनों के केसेस हैं, करप्शन के इनके ऊपर चार्जेस हैं। इक़्तिदार से शहबाज शरीफ एंड कंपनी तो बाहर है, उनके पास सिंध मौजूद है, लेकिन वो इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे इस वजह से हो रहे हैं कि इमरान खान ने पहले ही तकरीर में कहा था कि जब इनको हाथ पड़ेगा ये कानून के ताबे होंगे,
जब इनके साथ फ्रेंडली अपोजिशन नहीं होगी, जब इनके साथ मुकमका नहीं होगा, तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। यही वजह है कि आपने देखा कि ये डिफरेंट मौकों के ऊपर लड़ते भी हैं, इकट्ठे भी हो जाते हैं। अब लग रहा है कि ये ज़्यादा इकट्ठे हो गए क्योंकि तहरीक अदम एतमाद की तरफ चला गया है। कोई असूल, कोई प्रिंसिपल नाम की चीज़ नहीं। इससे पहले भी कई बार नहीं, तो आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नून लीग की हुकूमत आप लोगों ने बलूचिस्तान में गिरा दी। देखें, हमने किसी की हुकूमत नहीं गिराई, ना हम इसके पीपल्स पार्टी के साथ तो थे ना आप लोग। किसी की हुकूमत नहीं गिराई, ना हम इसके ऊपर यकीन रखते हैं। अगर कोई खुद गिरना चाह रहा हो तो उसे हम फिर क्या करें? नहीं, जरदारी साहब का सारी कार्रवाई तो उन्होंने की थी उधर, आप लोगों ने उनके हक में स्टेटमेंट दे दी। जरदारी साहब ने किया या नहीं किया, वो खुद जान छुड़ाना चाह रहे थे उस वक्त। हमारा तो कोई ऐसा मामला नहीं था। आपने सोचा चलो इस अब मामला जो है वो उससे मुख्तलिफ है। अब मुख्तलिफ है, लोग हमारे इत्तेहादी हों चाहे हमारे अरकान हों, वो हमारे साथ खड़े हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है। जिनके अदम एतमाद लानी होती है वो मीटिंग्स नहीं करते, वो कमेटियाँ नहीं बनाते। नंबर्स पूरे हो तो आप जमा करवाएं। वालों का तो बयान है कल का कि उन्होंने कहा है कि हम तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़े हुए हैं हुकूमत के साथ। सर बात ये है, इत्तेहादी है ना, तो इत्तेहादी तो हमेशा ही बॉर्डर लाइन के ऊपर होते हैं। यानी कभी भी कोई भी खींच ले उसे अपनी तरफ। वो ये नहीं होता। सारी बात है कि उनकी चूंकि एक उनकी ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, वो आपके पास एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग के तहत आपके साथ जो है वो मौजूद होती है। बिल्कुल सही। और लिहाजा आप उनके ऊपर को मर्जी अपनी नाफज नहीं कर सकते, उनके ऊपर आप अपनी पार्टी का डिसिप्लिन लागू नहीं कर सकते, चूँकि अलग जमातें हैं, अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन जो है वो हम पहले भी उन्हें एंगेज करके अपने साथ लेके चलते रहे हैं, अब भी करेंगे, आइंदा भी उनको हम अपने साथ लेके चलेंगे। तो ये कौन लोग हैं जिनको पैसे ऑफर हो रहे हैं आप लोगों की पार्टी में? उनके नाम आप ये देखें ना, अब आप सिर्फ इतना मामला देखें कि इनके नज़दीक ना कोई नज़रिया है ना कोई असूल है। अब पैसे तो लूट मार तो की हुई है, तो पैसों का पूल बना के बैठे हुए हैं कि जनाब हम जो है ना लोगों के ज़मीरों के सौदे करें। अब जिन्होंने वो शाबाश देना चाहता हूँ उन लोगों को जिनको ऑफर हुई, उन्होंने पार्टी को भी इंटीमेट किया। अच्छा, ये तो पैसे ले लेके नाम सामने आएंगे, पैसे ले लेके लोगों के पीछे फिर रहे हैं। किसने पैसे दिए? ये तो हमारी अपनी पार्टी का एक इंटरनल मामला है ना, जो हमें इंटीमेट किया उन्होंने। हम आपके साथ इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं। पहले भी हुआ था ना, वो वीडियो आई थी जमील अहमद साहब की और वो सारा मामला। यही वजह थी, आपको याद होगा कि हमने सेनेट में भी ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के हवाले से बात की थी। तो यही वजह है कि जहाँ जहाँ इनको मौका मिलता है ये पैसे को चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कौन सा पैसा इनका अपना है? वो हकल हाल का पैसा हो तो कोई ऐसा नहीं करता। ये पैसा तो लूटा हुआ है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। ये जो कमीशनें खाई हुई हैं, जो कट्स लिए हुए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, जो बाहर लेके गए हैं, मैं तो टीवी की वसातत से आपको लोगों को खुला बताना चाहता हूँ कि ये तो लूट मार का टोला है। दोबारा फिर वही चोगा पहन के ये आए, इनका काम है इक़्तिदार में आओ, लूट मार करो, माल बनाओ, उसके बाद कोई एहतसाब होने लगे या मुकमुका कर लो, या ब्रीफ केस दे दो, या क्लाशनकोव का डर दे दो, या रास्ते से हटा दो, या जजेस को टेलीफोनों से फैसले लिखवाने शुरू कर दो। ऐसा लग रहा है कल की मीटिंग का सुन के कि मामलात उनके तय पा गए हैं। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, पंजाब जो है वो काफ लीग को शायद दे रहे हैं, सिंध में इनकी वावा है, और फजल रहमान साहब तो लोकल बॉडीज वैसे केपी में आधा जीत गए। नहीं, वो उधर थे डीए खान से, उधर से हार गए, वैसे वाकई अपनी सीट हार गए। अपने घर से जो बंदा घर में पॉपुलर नहीं है वो बाहर जाके क्या करेगा? बाहर जाके क्या करेगा? वहाँ से अगर हार जाए तो मुझे आप ये बताएं ना। बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके पास ना कोई नज़रिया है ना कोई अवामी एजेंडा है। इनका सिर्फ और सिर्फ मामला ये है कि पापड़ वाला, फालूदे वाले आसिफ अली जरदारी को बचाना है, मकसूद चपड़ासी और मसरूर अनवर वाले शहबाज वालों को पकड़ें ताकि उनसे कोई रवाबित हम तो पकड़ रहे हैं। देखें उन पापड़ वालों को निकालें। आप ये देखें कि हमने FIA ने चालान जमा करवा दिया अदालत में। अब ये कर क्या रहे हैं? अब ये कर ये रहे हैं, जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी है उस दिन 6 दरखास्तें नई दायर कर देते हैं कि ये नई दरखास्तें आ गई हैं। अब पहले उन दरखास्तों पे फैसले होंगे तो फर्द जुर्म आयद होगी, केस को मजीद अल्तवा का शिकार कर दें, केस को मजीद जो है वो लंबा कर दिया जाए। ये वो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स फारूक साहब जरूरी है बहुत। जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से आप ये देखें कि 650 अमेंडमेंट्स तो हमने ही तैयार की और उसको हम पार्लियामान के अंदर भी लेकर आ रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर पहले किसी ने काम नहीं किया। 1891 के जो है वो कवानीन चलते आ रहे थे फौजदारी के हवाले से। ये पहली बार है कि सिस्टम के ऊपर एक कॉम्प्रीहेंसिव काम किया है, रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन हो सके। जो उसमें लूप होल्स से उनको हमने दूर किया है। हम FIR के निज़ाम को उसको ठीक किया है, इन्वेस्टिगेशन के इंतज़ाम को जो है उसको ठीक किया है, जो एविडेंस रिकॉर्ड होना है उसको हमने वीडियो भी उसके अंदर लेकर आ गए हैं और आसानियाँ पैदा की हैं, मज़ीद इख्तियारात दिए हैं ताकि उसमें मज़ीद रिफॉर्म्स आएँ। जुडिशरी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जो है वो अदालती इंसाफ मिले। बिल्कुल। और जो बैकलॉग है वो बैकलॉग जो है वो ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फारूक साहब, आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। इस्लामाबाद पुलिस ने पहली मरतबा ख्वाजा सराओं के मसाइल के हल के लिए तहफ़्फ़ुज़ के नाम से खिदमत मरकज़ और रिपोर्टिंग सेंटर जो है वो कायम किया है और तहफ़्फ़ुज़ से ट्रांसजेंडर्स जो कम्यूनिटी है उनकी इमदाद, रहनुमाई और दीगर पुलिस की जो सहूलियात हैं वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। ख्वाजा सराओं को बुनियादी इंसानी हुकूक, हरासगी, मनफी रवैयों, अदम मसावात और सिनफी इम्तियाज़ जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनके हल के लिए इस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का आगाज़ किया गया है। जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है ये ASP बेनिश फातिमा की ज़ेर निगरानी काम कर रहा है, जबकि तहफ़्फ़ुज़ में जिस सेंटर में पुलिस अफसरान के साथ साथ नायाब अली साहिबा जो हैं वो भी बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, मौविन और काउंसलर का किरदार अदा कर रही हैं। ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। बीनिश फातिमा साहिबा ASP हैं, बीनिश फातिमा साहिबा। नाजरीन, तमीज़ अदब से नाम लेना ज़रूरी होता है, वर्दी पहनी हुई है उन्होंने और बिल्कुल। और अच्छा बीनिश, सबसे पहले ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया और इसके इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से स्टेप्स थे जो आप लोगों ने लिए? थैंक यू सो मच शिफा। ये बेसिकली हमारे IG इस्लामाबाद सर एहसन यूनुस का ब्रेन चाइल्ड है और ये सेकंड तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है। सर ने पहला तहफ़्फ़ुज़ सेंटर रावलपिंडी में बनाया था जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ये सेकंड तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है विच एज़ IG इस्लामाबाद उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर शुरू किया है। आइडिया ये है कि पुलिस रियलाइज़ करे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, ख्वाजा सरा कम्युनिटी को कितने सारे ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है जिस वक्त वो क्राइम रिपोर्ट करने आते हैं। हमारी जो सोसाइटी के बाइसेस हैं वो पुलिस में भी रिफ्लेक्ट करते हैं एंड वी रियलाइज़ दैट। और क्योंकि दे आर द मोस्ट वल्नरेबल, तो वो क्राइम भी और वायलेंट क्राइम, दे फेस सॉडमी, दे फेस रेप, असॉल्ट फेस करते हैं, वो स्टैबिंग फेस करते हैं, स्नैचिंग्स फेस करते हैं। और जिस वक्त वो रिपोर्ट करने आते हैं तो आगे से डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। और आप देखें कि इनका कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं होता। इट्स नॉट दैट दे डोंट फेस क्राइम, हम सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे रोज़ देखते हैं, लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग देखेंगे तो इट्स क्लोज टू नन। उसकी वजह से वी केम अप विद एन आइडिया कि हम एक पुलिस खिदमत मरकज़ एंड रिपोर्टिंग सेंटर जस्ट फॉर ट्रांसजेंडर्स बनाएं और उसके अंदर एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो कि ट्रांसजेंडर हो उसको बिठाएं, क्योंकि अगर मेल फीमेल से ही मिलना है तो वो तो थाने में भी मौजूद है। और सर एक बात हमेशा करते हैं विच आई इंडोर्स के एक ट्रांसजेंडर का दिन कैसे गुजरता है हम नहीं इमेजिन कर सकते, जिसको फैमिली का भी कवर नहीं है, जिसके पास कोई रोज़गार भी नहीं है, जिसको पता है कि मैंने जहाँ भी जाना है डिस्क्रिमिनेशन ही मतलब जो बेसिक बुनियादी शेल्टर जिसको कहते हैं, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, वो उसके पास नहीं है, ना माँ बाप है, ना अपने बहन भाई हैं। बिल्कुल सही है। तो हम नायब साहब की तरफ जाते हैं। नायब, जो आपका रोल है एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, ये क्या है, इसको थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, सबसे पहले मेरा जो रोल, मैं इसको कहती हूँ कि मैं एक ब्रिज का काम करती हूँ बिटवीन इस्लामाबाद पुलिस और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। वो तमाम के तमाम मसले जो कि मिस बीनिश ने आपको बताया कि मर्दों और ख़वातीन के साथ नहीं शेयर कर सकते, वो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की रियलिटीज़ हैं, हक़ाइक़ हैं और वो जिस टाइप का वायलेंस फेस कर रहे होते हैं, बिकॉज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी यूज़ एन अदर सेपरेट लैंग्वेज और अपनी कम्युनिटी के अंदर वो, तो उसको एक बड़ी मीनिंगफुल वे में डिफ़ाइन करके टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स। तो ये मेरा काम है, वहाँ पे कम्युनिटी के साथ लाइजन बिल्ड करना, कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में लेके आना, उनको ताकि मेक श्योर करना कि क्राइम की रिपोर्टिंग होए। हमारे ना कम्युनिटी में बड़ा मसला है कि कम्युनिटी थिंक कि वायलेंस जो है ना हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है और हमने इसके साथ रहना नॉर्मलाइज कर लिया है। तो ये हम कम्युनिटी को इस चीज़ से निकाल के और हम इसको बाहर लेके आ रहे हैं। तो इस मैं एक चीज़ को लाजमी यहाँ पे कहूँगी, द थिंग इज़ के जो स्टेरियोटाइप्स है ना हमारे सोसाइटी के, हम हर कोई तब्दीली की बार बार बात करते हैं, लेकिन तब्दीली को हमने कहीं खुद से शुरू करना है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो एहसन यूनुस साहब का जो इनिशिएटिव है कि किसी बंदे ने तो आगे लेना था, तो अगर उसी की तरह एहसन यूनुस साहब की तरह अगर सारे लोग ही आगे इनिशिएटिव लेना शुरू कर दें, यू विल सी अ क्लियर चेंज इन द लाइफ ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इंशाल्लाह। तो जब से ये खिदमत मरकज़ जो प्रोटेक्शन सेंटर्स आप लोगों ने बनाए हैं और जब से इनका आगाज़ हुआ है, तब से ट्रांस कम्युनिटी के केसेस आए हैं आप लोगों के पास? किस किस्म के केसेस आ रहे हैं वो अगर आप शेयर कर सकें। अभी हमारा ये सेंटर इट्स अराउंड 10 डेज ये फंक्शनल हुआ है एंड वी हैव मोर देन 7 कंप्लेंट्स। अच्छा, इट इज़ मोर देन कंबाइंड ऑफ मेनी मंथ्स टुगेदर। ठीक है, दे फील वेलकम, दे आर कमिंग इन। इनकी डिफरेंट तरह की कंप्लेंट्स होती हैं, ज़्यादातर तो असॉल्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं, इनके रेंटल एग्रीमेंट्स की कंप्लेंट्स होती हैं, बिकॉज देयर इज़ नो कवर, तो दे फेस अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। वो रेंट करेंगे, वो उनसे पैसे लेके दे विल नॉट लेट देम इन, उनको पता ही नहीं है हमने कहाँ जाना है, कहाँ रिपोर्ट करना है। उसके बाद
ये डिस्क्रिमिनेशन अलहदा है, वायलेंस अलहदा है, बुलिंग अलग होगी। बुलिंग अलग, बुलिंग तो बहुत ज़्यादा है, हरासमेंट तो वो जहाँ वो खाना खाने जा रहे हैं वहाँ पर भी वो हरासमेंट फेस कर रहे हैं, वो सड़क पे चल रहे हैं वो हरासमेंट फील कर रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं। एक हमारे पास रमना के एरिया में ट्रांसजेंडर की कंप्लेंट आई, उसमें FIR भी दी है, अरेस्ट भी किया है। द ट्रांसजेंडर वाज आराम से मूव कर रहा था, उसको एक बंदे ने हिट किया, उसकी नोज़ की बोन ब्रेक कर दी। तो हमने ना सिर्फ उसकी फ़ौरन FIR दी, हमने अक्यूज़ को अरेस्ट किया। उसके बाद वी काउंसल्ड द विक्टिम एज़ वेल। तो इट इज़ अ सक्सेस स्टोरी सो फार। ये जिस तरह का वाक़या आप बता रही हैं, और ज़ाहिर है इससे बहुत ज़्यादा संगीन वाक़यात होते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मतलब अगर मैं ज़रा खुल के बोलूँ, कोई नाराज़ ना हो, तो ये इस तरह की हरकतें करना बेगैरती ही है, और तो कुछ नहीं कह सकते इसको कि कोई जा रहा है उसको आपने मार दिया, हिट कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ कि आपकी जिन्स और उसकी जिन्स अलग है। अच्छा, इश्यूज़ पर डिस्कस करना, इख्तिलाफ़ात रखना, डिबेट करना, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो तो बुनियादी किसी को नहीं कर सकते ना आप, मतलब बेस्ड ऑन हिज और हर थॉट्स या उसको ख़त्म ही कर दो, सफ़ा हस्ती से मिटा दो। अच्छा, अब जो आपकी कम्युनिटी है उनका रिस्पांस कैसा है इन सेंटर्स की तरफ? जैसे बताया पिंडी वाला जो है वो चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा वो एक सिक्योरिटी फील होना शुरू हुई है कि हाँ दिस इज़ द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? इस्लामाबाद में ना वैसे एक पूरी की पूरी वेव थी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ वायलेंस की थी। 2 मर्डर हुए थे पिछले कुछ महीनों के अंदर इस्लामाबाद में, तो वो कम्युनिटी डरी हुई थी और वो घरों से निकलना नहीं चाहती थी। अगर कोई एक टर्म यूज़ होती है बीला, वो बदमाश लोग जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भत्ता लेते हैं और उनको डराते धमकाते हैं, तो ये एक पूरी की पूरी वेव थी, तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी। तो जब से ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इस्लामाबाद के अंदर बना है, तो उसके बाद कम्युनिटी रोज़ाना की बुनियादों पर 7 से ज़्यादा तो हमारे पास कंप्लेंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास 50+ विजिटर्स हैं इन 10 दिनों में, जो कि सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, अच्छा हमारे साथ ये दे वांट टू नो कि हमारे साथ मसला हो तो हम क्या करें, कहाँ रिपोर्टिंग करें। अच्छा, ये वायलेंस, अगर कोई थप्पड़ मार दे तो इज़ इट वायलेंस? अगर कोई हमें उठा के ले जाए, किडनैप कर ले, रेप कर ले, इज़ इट वायलेंस? तो एक कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से वो अवेयरनेस आ गई है, और इन 10 दिनों में जो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री चेंज हुआ है, एक विक्टिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हालत, तो अपनी कसम पुरसी के ऊपर सिर्फ वो मातम करके चुप करके बैठ जाता था, अब वो उसने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसका कोई हेल्पलाइन भी है टेलीफोन के थ्रू, अगर कोई रब्ता करना चाहे? वो नंबर भी हम चाहेंगे आप लोगों को बता दें। 1815 हमारी हेल्पलाइन है। किसी किस्म का भी कोई भी ट्रांसजेंडर, अगर उसे कोई भी मसला है, कोई भी उसको लगता है पुलिस रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो 1815 पे कॉल करें। हमारा VSO वहाँ पे 9 to 5 अवेलेबल है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी वी आर ऑल अवेलेबल एंड VSO इज ऑन कॉल। बिल्कुल सही। और इसकी लोकेशन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, इट इज़ इन पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर F6 बेसमेंट में। हमारा जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर इज फंक्शनल 24/7 F6 में। ये आपस की बात, जरा ये पुलिस तेजी से काम कर रही है, सही कर रही है? बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव। मैंने कभी तारीफ नहीं की, लेकिन सही तारीफ, ये सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही। ये ज़रूरी बात है ना कि जब काम अच्छा हो तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, तारीफ भी करनी चाहिए, और उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने का मकसद ही यही है कि लोगों को बताया जाए। जब हमें नायाब ने मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि भाई हमें सपोर्ट चाहिए, ये चीज़ हम चाहते हैं, तो हमने कहा कि अगर आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सपोर्ट ना करें, क्योंकि बहैसियत इस माशरे के फ़र्द हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन इनिशिएटिव्स की सपोर्ट करें और इनको आप लोगों के सामने लेकर आएँ, ताकि हमें भी एक आगही हो इससे, जो लोग वायलेंस कर रहे हैं या गलत चीज़ें कर रहे हैं उनको भी एहसास हो कि अब सेंटर्स बन गए हैं और अब पकड़ धकड़ हो सकती है, और फिर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको भी एहसास हो कि अब आपके लिए एक जगह मौजूद है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आप लोगों ने वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।